नमस्कार, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 21 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का जीएस पेपर 2 से, जनरल स्टडीज 2, जहां पे कि सेंटर ने बैन किया है एक्सपोर्ट नॉन बासमती राइस का, ठीक है, टू कंट्रोल द प्राइस। ठीक है, देखते हैं यहां पे ये क्या टॉपिक है। नाउ ऐसा स्टेप इंडिया ने क्यों लिया, पहले वो समझते हैं हम लोग। नाउ अगर न्यूज की बात की जाए, सो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% ऑफ नॉन बासमती राइस was imposed last year to lower the price and to ensure availability in the domestic market। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे व्हाइट राइस को यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20%, ताकि भारी मात्रा में जो बासमती है वो इंडिया में जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे एक्सेस पहले हो सके और एक्सपोर्ट बाद में हो। नाउ मैं अगर बात करूं इसकी क्या बोलते हैं व्हाइट राइस की, ये सबसे पहले इसका जो ओरिजिन था वो हुआ था इंडिया में। मतलब इसका जो मेन ओरिजिन है, ये जहां से आया वो इंडिया से ही आया था। ठीक है, और मैं अगर बात करूं, ये एक तरह का प्रीमियम वैरायटी ऑफ राइस है। ये सबसे प्रीमियम माना जाता है, ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का राइस माना जाता है। और ये कल्टीवेट कहां होता है? इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो इन सब जगहों पे जो बासमती राइस का कल्टीवेशन है वो होता है। ठीक है, नाउ अगर बासमती की फ्रेग्रेंस की बात की जाए, सो इसका एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है। मतलब एक जो चावल की खुशबू होती है ना, वो इसमें से आती है, एक्चुअल चावल की खुशबू इसमें से आती है। वो खुशबू कैसे आती है? वो खुशबू आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल 1 पायरोलिन। ठीक है, ये एक तरह का यहाँ पे केमिकल एलिमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी खुशबू आती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल 1 पायरोलिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है सेला टनल रोड प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश के सारे रोड्स को। पहली बात, सो व्हाट इज सेला टनल? सेला टनल आपका जो अरुणाचल प्रदेश जितने भी रोड्स हैं उनको यहां पे एक साथ लाके जोड़ेगा। ठीक है, इट विल बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। ठीक है, ये एकमात्र इंडिया का ऐसा टनल होगा जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यहां पे लॉन्गेस्ट टनल यहां पे बताया जा रहा है। और ये जो टनल है इसका इंपैक्ट भी इंडिया पे बहुत अच्छी तरीके से पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफेंस की बात की जाए, सो डिफेंस का मूवमेंट यहां से, आर्म्स एंड एम्युनिशन का मूवमेंट यहां पे आराम से हो सकता है। सो ड्यू टू दिस टनल विच इज सेया टनल, इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा और जो ट्रूप्स का जो मूवमेंट है वो भी आसानी से हो पाएगा। ठीक है, इंडिया इज अ बिल्डिंग a black topped road on the north bank of the Pangong Tso Lake towards Finger 4 region. Border Road Organization is nearly at the completion of the key infrastructure projects such as Sila, Nichipu and Sela Chabrela tunnels, जो कि हर वेदर के कंडीशन को ये झेल सकता है। ठीक है, मैं अगर इनके कंस्ट्रक्शन की बात करूं, so construction on an alternate access to the critical Darbuk Sayok दौलत बेग ओल्दी रोड। सो ये कहां पे है? ये जो हो रहा है ये एडवांस हो रहा है थ्रू सासेरला। ये एक तरह का टनल है, दिस इज अ टनल। अब एग्जाम में आ सकता है कि ये जो ओल्डी रोड है ये कहां तक फैली हुई है। ठीक है, सो इट गोज टिल ससेरला टनल या फिर पास। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अबाउट पैंगोंग त्सो लेक, अब जब टनल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, सो
न्यूज में ये लेक भी है। तो आइए देखते हैं इस लेक के बारे में। पैंगोंग सो लेक जो है वो 135 किलोमीटर लॉन्ग लैंड लॉक्ड लेक है। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लैंड लॉक लेक। ये कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट, मतलब कि 4,350 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है। और अगर इस लेक की बात की जाए, द लेक इज अ ग्लेशियल मेल्ट, एक तरह का ग्लेशियल मेल्ट है, विच हैज अ माउंटेन स्पर्स ऑफ द चैंग चेनमो रेंज। सो चैंग चेनमो रेंज से ये जो पैंगोंग लेक है ये आती है, एंड इट इज रेफर्ड टू एज फिंगर्स। और ये अभी तक की वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड्स लेक्स है इन द वर्ल्ड दैट इज फिल्ड विद सलाइन वाटर। दिस इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, दिस इज अ नमकीन लेक। ठीक है, दिस इज अ saline water lake. However, even though it is a saline water lake, Pangong so freezes completely. अब यहां पे एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। देखिए, नमक जिस चीज में भी होगा सो उसको टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। इट टेक्स टाइम टू गेट फ्रोजन अप। नाउ even after the presence of saline water in the Pangong So lake, it freezes completely. ठीक है, जो कि ये बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है। द ब्रैकिश वाटर की बात की जाए, द ब्रैकिश वाटर ऑफ दिस रीजन हैज वेरी लो माइक्रो वेजिटेशन। यहाँ पे अगर वेजिटेशन की बात की जाए सो बहुत ही लो मात्रा में होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात की जाए या यहाँ पे फिशेस की बात की जाए, so no aquatic animals and no fishes are seen in this Pangong So lake. और जो Pangong So lake है, it is popular for its changing color, मतलब कि it changes its color as per the season. Its color changes from shades of blue to green to red. अब ऐसा क्यों होता है? Because of the climatic conditions. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा टॉपिक वही चल रहा है अभी तक। सो जो पैंगोंग सो लेक है वो लोकेटेड कहाँ पे है? इट इज इन द ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, और इसकी एक यूनिक शेप है जो कि बूमरैंग शेप कही जाती है। इसकी कुछ ऐसी शेप है। ठीक है, जैसे बूमरैंग होता है ना, वैसे ही इसी शेप की ये लेक भी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, नाउ द फिंगर्स ऑफ द पैंगोंग सो लेक आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक की गिनती में इनको रखा गया है। यहाँ पे ना फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये फिंगर्स क्या है? ये डिमार्केशंस हैं। यहाँ पे लैंड्स है बहुत सारे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लैंड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और इन्हीं को फिंगर्स कहा गया है। और इसी पे ही क्या है, यहाँ पे पैंगोंग सो लेक अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और इनको बोलते हैं फिंगर्स, इन सबको। ठीक है, नाउ फिंगर 1 जो है ये सबसे ज्यादा पास है टुवर्ड्स दी ईस्टर्न एंड ऑफ दी लेक। ठीक है, जो ईस्टर्न एंड है लेक का उसके सबसे पास में है, और जो फिंगर 8 है वो सबसे ज्यादा दूर है यहाँ पे। ठीक है, नाउ मैं अगर मैप की बात करूं सो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैप की बात की जाए सो यहाँ पे ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। नाउ इस जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में यहाँ पे जम्मू का ये हो गया रीजन और ये हो गया लद्दाख का रीजन। ठीक है, नाउ यहीं पे अगर देखा जाए सो इसके नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे गलवान वैली है।
इस तरफ को, ठीक है। यहां पे क्या है, गलवान वैली है, ठीक है। और इसके साउथ ईस्टर्न साइड पे अगर मैं मैप ड्रॉ करूं, सो इस तरफ यहां की डायरेक्शन जो है वो क्या है, दिस इज योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पैंगोंग सो लेक अवेलेबल है, ठीक है। और अगर बात करूं इस लेक की, सो 60 to 70% जो है, 60 to 70% लेक चाइना में अवेलेबल है, और जो रिमेनिंग परसेंटेज है 40 to 30% इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है इंडियाज बाई इकोनॉमी ग्रोथ। इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बायो इकोनॉमिक क्या होता है? सो बेसिकली बायो इकोनॉमिक एक तरह का एक्टिविटी है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, और बायोमास के प्रोडक्शन के बाद हम इसको इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बायोमास बनाते हैं, और बायोमास की हेल्प से हम लोग एनर्जी को हार्नेस करते हैं, हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर बात की जाए इंडियन बायो इकोनॉमी की, सो इंडियाज बायो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 2.6% जीडीपी, ठीक है। सो इट विल कंट्रीब्यूट लगभग 2.6% ऑफ जीडीपी एट द एंड ऑफ 2030, ठीक है। एंड विल बी ऑलमोस्ट, लगभग नहीं तो 5% ऑफ द जीडीपी। सो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बायो इकोनॉमी, आप लोग देख सकते हैं। सो अगर इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए, अगर इस फील्ड में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, सो क्या आपको लगता नहीं है कि जो ये बायोटेक्नोलॉजी है और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज होगा इस फील्ड में, सो बायोमास के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन भी सामने आएंगे, और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सामने आएंगे, सो दिस विल बी अ ग्रेट चांस फॉर इंडिया दैट वी कैन हार्नेस मोर एंड मोर एनर्जी। जैसे जैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मीट द एनर्जी डिमांड्स वी नीड दिस बायोमास एनर्जी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास क्या है? ये आपका जनरल स्टडीज 3 में आ जाएगा। साइंस एंड टेक देखते हैं। नेपियर ग्रास को एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। सो अगर क्वेश्चन में एलिफेंट ग्रास आए, सो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज एलिफेंट ग्रास एंड नेपियर ग्रास बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। is a productive and versatile forage grass native to Africa and Southeast Asia. So Africa and Southeast Asia में ये नेपियर ग्रास को पाया जाता है। It is widely used to feed the livestock and it is also used in the energy production, ठीक है।
लाइव स्टॉक के साथ साथ इसको एज अ पार्ट ऑफ बायो एनर्जी भी यूज किया जाता है। अब इससे लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द बायो इकोनॉमी, अबाउट द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द बायो इकोनॉमी। सो क्या हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस नेपियर ग्रास वी कैन हार्नेस मोर एंड मोर एनर्जी? हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेपियर ग्रास है वो एनर्जी के लिए भी यूज किया जाता है। सो कहीं ना कहीं हम लोग नेपियर ग्रास को यूज करके एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ अगर इसके एनर्जी आउटपुट रेशियो की बात की जाए, सो 25:1 का इसका एनर्जी आउटपुट रेशियो हमेशा रहता है। इसकी जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, इट हैज़ अ हाई ईल्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी एक बहुत बड़ी एक खासियत है कि इट कैन विथस्टैंड दी इट कैन विथस्टैंड दी हार्श एनवायरमेंट कंडीशंस एज वेल। चाहे ज़्यादा गर्मी हो, बरसात हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में विथस्टैंड कर सकता है। क्या? नेपियर ग्रास, जो कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के नेटिव में है। ठीक है, क्लियर? एंड एक्सीलेंट फीड स्टॉक, फीड स्टॉक क्या मतलब कि इट कैन एक्ट एज अ फॉडर टू दी कैटल्स। ठीक है, एंड एरोबिक डाइजेशन प्रोसेसेस, इट कैन बी हार्वेस्टेड 5 to 6 टाइम्स एनुअली। देखिए कितनी ज्यादा इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कि इसको सालाना 5 से 6 बार हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। अगर इतना ज्यादा इसको हम लोग हार्नेस कर पा रहे हैं, सो ये एनर्जी प्रोडक्शन में कितना ज्यादा यूजफुल होगा आप लोग सोच सकते होंगे। ठीक है, सो अगर कोई चीज 5 to 6 टाइम्स हार्नेस हो रही है, सो उसको एनर्जी प्रोडक्शन में अगर इन्वॉल्व किया जाए तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो मीट हो सकती है। बट इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट इनिशिएटिव हो सकता है, हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस नेपियर ग्रास। ठीक है, ये वाला टॉपिक और इसके लास्ट वाला टॉपिक जो ये टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक आपस में लिंक हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, देखते हैं आगे। सो अगर नेपियर ग्रास की बात की जाए, सो इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ठीक है, सो इन सब रीजन्स में इसको पाया जाता है। क्लियर? नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। सो व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग? इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि हम लोग इथेनॉल को शुगर केन के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल, फ्यूल टू व्हीकल्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। नाउ अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात की जाए, सो ब्लेंडिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल वाइल रनिंग व्हीकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे अभी की बात की जाए, सो हाल में 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है अंडर द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम बाई 2025 तक 20%
तक का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, सो करेंटली वी आर यूजिंग 10% ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो। द करंट ईयर टारगेट इज 12%। ठीक है, सो 12% अभी हाल फिलहाल का हमारा ये अभी चल रहा है, ये हमारा ऑनगोइंग है 12%। ठीक है, 10% हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्लेंडिंग रेशियो को किया जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ 20% तक हम लोग अचीव करने की बात कर रहे हैं बाय द ईयर 2025। क्लियर? अब इतना डिमांड में क्यों है इथेनॉल? बिकॉज इट इज फर्स्ट easy to use, second easy to harness, third it is cost efficient, मतलब कि इसमें बहुत कम कॉस्ट लगती है as compared to the fossil fuels। ठीक है, इसमें बहुत कम, इसमें जो क्या बोलते हैं, जो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, नाउ ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम करता है जो इथेनॉल की फ्यूल्स होते हैं। सो ऑल इथेनॉल फ्यूल्स produces less pollution, they run on lower cost, they run on energy security, they have a transitioning to a low carbon phase, मतलब कि इसमें कार्बन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन and the ethanol has very less ability to focus and to form the carbon। ठीक है, सो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इथेनॉल को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स वेरी लो कार्बन एमिशन। ठीक है, और जहां पे कि लो कार्बन होगा, सो जाहिर सी बात है वहां पे इकोनॉमी भी टुवर्ड्स नेट कार्बन एमिशन की तरफ मूव करेगी। नेट कार्बन एमिशन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा इसी में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। सो ये क्या है देखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज E100 पायलट प्रोजेक्ट। ये क्या चीज है? ये आता है प्रधानमंत्री जीवन योजना में। इसका पर्पस क्या है? टू रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, RUCO। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है फॉर इथेनॉल 20 फ्यूल लॉन्च्ड रिसेंटली। सो अगर एग्जाम में आए कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के बारे में, सो ये E20 इनिशिएटिव जो है 2025 तक, उसको यहां पे ये डेनोट करता है, उसको यहां पे ये दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आज का, इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट। ठीक है, ये टॉपिक है जनरल स्टडीज 3 का, GS3। ये आपका आ जाएगा डेटा प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी एंड डेटा लोकलाइजेशन। सो ये सब टॉपिक है GS3 का, ध्यान दीजिएगा। सो इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो अभी तक उतने अच्छे से नहीं आ पाया है जितने अच्छे से आने की उम्मीद थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी लार्ज स्केल पे नहीं हो पा रहा है। पहली सबसे बड़ी जो इसमें कमी है वो है कि इसमें अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि ये लॉ होता क्या है। सो सबसे पहला काम है कि हमें लॉ लाने के साथ साथ हमें जो लॉ हम ला रहे हैं, सो यहाँ पे जो इंडियन पार्लियामेंट है उनको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो जितने भी लॉज आ रहे हैं वो सिटीजन सेंट्रिक लॉज हों, मतलब कि रूट लेवल तक यहाँ पे वो लॉज पहुँचाया जा सके, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हर एक गांव तक ये लॉ जाया जा सके, ताकि हर एक इंसान को अपने राइट्स के बारे में मालूम हो और जो डेटा के लॉज हैं उनके बारे में मालूम हो। ठीक है, तभी इंडिया ग्रो कर सकता है। देखते हैं टॉपिक क्या है इसमें। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात की जाए, जो कि अभी ऑनगोइंग मॉनसून का सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, जुलाई 22 11 अगस्त ये आपका मॉनसून सेशन होता है।
मॉनसून सेशन। इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, उसमें से ये एक सेशन होता है, ठीक है। नाउ अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP। ये क्या है? ये आया था लॉ विद रिगार्ड्स टू द डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। नाउ अगर बात की जाए इसके स्कोप की, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली द डेटा that is potential to directly or indirectly identified by an individual। so सिर्फ इन डेटा को ये कैप्चर करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मॉडर्न डेटा इकोनॉमी में जो वेरिएशंस हैं डेटा के यूजेज के, जैसे कि पर्सनल हो गया, नॉन पर्सनल हो गया, इन दोनों को ये यहाँ पे ये टारगेट करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं अगर बताऊं, इन दोनों को ये टारगेट करने के साथ साथ यहाँ पे जो भी पर्सनल यहाँ पे लॉज हैं, जो यहाँ पे पर्सनल डेटा है, उनको ये प्रोटेक्शन देने की बात करता है, ठीक है। पहली चीज, जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो पर्सनल डेटा है उसको फोकस करता है, ठीक है। नाउ दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, गिव अ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एज वेल। जय हिंद एंड विल मीट सून।